मेरा नाम सूरज तिवारी है। मैंने यूपीएससी में 2022 में 917 रैंक के साथ में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में सेलेक्ट हुआ था। कब हादसा हुआ? 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, पैर फिसल गया, हादसा हो गया। हादसा हुआ तब आपको कुछ दिन तक क्या महसूस हुआ? जी, जब ये परिस्थिति होती है तो लोगों को भी लगता है ये बोझ है, जो बोझ उठाने चला था मैं खुद बोझ बन गया हूँ, तो कैसे ज़िंदगी चलेगी? और जब मुझे पता लगा कि मेरा इतना बड़ा हादसा हुआ है, डॉक्टर्स ने बारी बारी करके मेरे हाथ पैरों के बारे में बताया कि नहीं रहे। और सच बताऊं तो उस समय ज़िंदगी कैसे जिएंगे ये ख्याल था ही नहीं मेरे मन में। मुझसे जो मेरा बड़ा भाई था उसका एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो कहीं से एक छोटा सा एक रोशनी का जो छेद होता है, एक रोशनी का छेद होता है, वहाँ से एक रोशनी आ जाती है। 2018 में जेएनयू पहुँचे। जेएनयू में रूसी भाषा से अपनी बैचलर की स्टडी स्टार्ट की। उसी समय पता लगा कि यूपीएससी कुछ होता है। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ उठे, जी। वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। एमए सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने यूपीएससी का फॉर्म फिल किया, पहला 2021 में। मैंने अटैम्प्ट दिया, उसमें फेल हो गया, नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद भी आप लगे रहे कि हमें और बड़ा अधिकारी बनना है, संतुष्टि नहीं थी क्या? 2025 में मैंने दोबारा से प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और फाइनली 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया और मैंने दोबारा से यूपीएससी 943 रैंक के साथ में क्लियर किया। किसी ने कहा है हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तय हो जाती है जब ठान लिया जाता है। इस बात के सबसे बड़े उदाहरण हमारे साथ बैठे हैं सूरज तिवारी जी, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। जी हाँ, वो यूपीएससी की परीक्षा जो इस देश में सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है और युवाओं का सबसे बड़ा सपना माना जाता है। सूरज तिवारी की इस परीक्षा क्रैक करने की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है, हैरान करने वाली है और उन तमाम मोटिवेशंस की शायरियों और कहानियों से ऊपर है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक हादसे में इन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए, एक हाथ गंवा दिया और एक आधा हाथ, यानी कि उसमें कुछ उंगलियां भी इनके पास नहीं बची। आमतौर पर होता है जब कोई हादसा होता है तो लोग अंग तो उनका जो वो होता है उससे तो वो परेशान होते ही हैं, अंग चला जाता है जिसके कारण से दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो अपना हौसला भी हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी एक बोझ है और ये बोझ कब ख़त्म हो। लेकिन सूरज तिवारी जी ने जो इतिहास बनाया है, जो मिसाल पेश की है, इस हालत में भी इन्होंने इतनी पढ़ाई की और अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और लगातार 2 बार 2022 में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की और आईआईएस अधिकारी बने, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर बने ये। और अब लेकिन वहाँ पर इनको संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि इन्हें आईएएस बनना था, इसके लिए उन्होंने परीक्षा दी और इस बार भी इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। सूरज जी, आपके जज्बे को सलाम और आपको बहुत बहुत बधाई। आप मिसाल हैं, ना मिसाल सिर्फ आप ऐसे लोगों के लिए हैं जिन्होंने हादसे में अपना शरीर गंवाया हो, शरीर के अंग गंवाए हों, बल्कि आप उनके लिए भी प्रेरणा हैं जो आम तौर पर छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी हार जाते हैं, हौसला हार जाते हैं। एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम तमाम सवाल पूछेंगे और उसके जवाब हम आपसे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी लोगों का जो इसे देख रहे हैं। आपने बहुत खूबसूरती से मेरे बारे में बताया। मेरा नाम सूरज तिवारी है। मैंने यूपीएससी में 2022 में 917 रैंक के साथ में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में सेलेक्ट हुआ था और आज मैं असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी में कार्यरत हूँ। 2022 का जब मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी तो जैसे कि हर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट का सपना होता है कि आईएएस बनना है, तो वैसे मेरा भी एक सपना था। उसी सपने के साथ ही मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठा था। 2022 का सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस मुझे अलोकेट हुआ क्योंकि कुछ रूल्स
और रेगुलेशंस मेरे फिजिकल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर नहीं पा रहे थे। देन द सेम रूल वाज इन 2023। तो 23 में फिर मेरा एग्ज़ाम देना ठीक नहीं लगा, क्योंकि सर्विस एक ही अलोकेट हो सकते थे। 2024 में यूपीएससी चेंज द रूल एंड देयर इज़ वन अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगा कि फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है और दोबारा से अगर मैं अपनी डिज़ायर सर्विस को पा सकता हूँ तो मैं एग्ज़ाम दूंगा। मैंने 2024 में एक एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस समय प्री क्लियर नहीं हुआ, तो फिर दोबारा मैंने 2025 में फिर से परीक्षा दी और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। 943 रैंक के साथ में मैंने दोबारा से यूपीएससी क्लियर किया है और ये मेरे लिए बहुत खुशी का पल है, क्योंकि यहाँ से आगे चल के हो सकता है मेरे सभी सपने फुलफिल हो जाए। क्या लगता है इस बार जो आपको रैंक मिली है उसमें जो आपका सपना है आईएएस बनने का वो पूरा हो? उम्मीद तो है। अभी मैं सर्विस एलोकेशन का वेट कर रहा हूँ। सर्विस एलोकेशन का लिस्ट आएगा, जब उसी में इस क्लियर हो पाएगा कि कौन सा सर्विस एलोकेट हो रहा है। कब हाथ, जैसे जब 2022 में ही आपका सिलेक्शन हुआ तभी आपकी कहानियाँ चली, आपके बारे में चैनल्स पर आया, बहुत लोग जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने आपके बारे में लिखा, आपने आपके हौसले को सलाम किया। कि हादसे के बारे में हम जानकारी चाहें, कब हादसा हुआ, आप उस समय क्या, किस क्लास में थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे और कैसे ये सब चीज़ें हुई? मैं 2022 में यूपीएससी बैठने से पहले 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। उस समय मैं हकीकत बताऊं तो 12वीं फेल का एक छात्र रहा हूं। मैंने 2011 में सीबीएसई बोर्ड से 12वीं का एग्ज़ाम दिया। आप 12वीं फेल भी हैं? हाँ, तो मैं 12वीं में फ़ेल हो गया था। फिर मैंने दोबारा से 2014 में यूपी बोर्ड से 12वीं की है और उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब में था। जिस समय मेरा ये हादसा हुआ उस समय मैं दिल्ली में नोएडा में सैमसंग कंपनी में काम कर रहा था। पैसेंजर ट्रेन से घर जा रहा था नाइट शिफ्ट करने के बाद में। हर बार का आना जाना था, 20 बार गए हैं हम सब लोग, एक आम भीड़ का हिस्सा होते हैं, वही रोज़ का सफ़र रहता है, तो मालूम नहीं होता है कि कुछ हो जाएगा। लेकिन अचानक से भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, पैर फिसल गया, हादसा हो गया और 6 दिन करीब एम्स में रहे। होश आया तो पता लगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। बहुत अफसोस हुआ। हम लोग अपने छोटे सा उंगली खो देते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते कि कैसे अब बिना एक उंगली के कैसे रहेंगे। आदमी का आज के दौर में देख रहे हो कितना विज्ञापन आता है, अगर आदमी का बाल चला जाता है उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ें नहीं कर पाता है जो वो कर सकता है। वो ऐसे में आपने तो एक हिसाब अपना पूरा शरीर ही, आधा शरीर जो है, जो हमारा सबसे मुख्य माना जाता है चलने के लिए, कोई भी क्रिया प्रक्रिया करने के लिए, वही खो दिया। क्या हम जब आप आम तौर पर नौकरी कर रहे थे उस वक्त भी आप आईएएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे आप? नहीं, उस समय तो आपको बताऊं, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, हाँ, यूपी में तो आप जानते ही हैं कि शिक्षा का उस हिसाब से उस समय पर इतना अभाव था नहीं। और मुझे उस समय ना ही जेएनयू के बारे में कोई जानकारी थी, ना ही यूपीएससी के बारे में। मतलब कहीं दूर दूर तक आपको ख्याल, मतलब सपने में भी नहीं आता था कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूंगा। आप वही मिडिल क्लास फैमिली से, हाँ, मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चा होता है इंटर ग्रेजुएशन के बाद में नौकरी ढूंढता है कि घर वाले पिताजी का भार हल्का हो पाए, मतलब सोचा ही नहीं था आपने? नहीं, क्योंकि पिताजी मेरे सिलाई की दुकान करते हैं, बहुत ही मतलब लो मिडिल क्लास फैमिली था हमारा। संघर्ष ही संघर्ष था। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो गवर्नमेंट जॉब आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है, तो कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया। ख्याल आया भी तो कभी इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने इकट्ठे नहीं हो पाए कि दिल्ली जाके कोचिंग करें या फिर किसी नई चीज़ की जानकारी मिले, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठें। बस ये था कि प्राइवेट जॉब में जाना है, वही छोटे छोटे सपने होते हैं कि बस छोटी सी नौकरी हो जाए, घर हो जाए। अच्छा, यही इन्हीं सपनों के साथ में ज़िंदगी चली थी। हुआ तब आपको कुछ दिन तक क्या महसूस हुआ था, क्या लगता था? आप तो उस परिवार से थे जिसे घर का खर्चा चलाना था और वो खुद ही एक हिसाब, जब ये परिस्थिति होती है तो लोगों को भी लगता है ये बोझ है जी। तो आपको
आपको लगता नहीं रहा होगा कि बताइए मैं जो बोझ उठाने चला था मैं खुद बोझ बन गया हूँ, तो बिल्कुल। कैसे ज़िंदगी चलेगी? कुछ उस समय के हालात के बारे में जो आपके दिमाग में चल रहा था कुछ उसके बारे में बताइए। पहली बार जब मुझे पता लगा कि मेरा इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैंने अपने कितने दिन बाद होश आया था? मैं करीब 6 दिन बाद मुझे होश आया। और जब मुझे पता लगा कि मेरा इतना बड़ा हादसा हुआ है, डॉक्टर्स ने बारी बारी करके मेरे हाथ पैरों के बारे में बताया कि नहीं रहे। बहुत अंदर से दुख हुआ कि अब सब कुछ चला गया, अब कैसे ज़िंदगी जिएंगे। और सच बताऊं तो उस समय ज़िंदगी कैसे जिएंगे ये ख्याल था ही नहीं मेरे मन में। उस समय का जो दर्द ही इतना था कि मैं उस दर्द को ही सहन नहीं कर पा रहा था। और उस दर्द को लगातार 3 महीने मैंने सहन किया है। उस समय ज़िंदगी जीने का ख्याल तो ना के बराबर था, बस उस दर्द में जीना था। वो 3 महीने के सफ़र में उसी दौरान एक जेएनयू के छात्र से मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी सज्जन व्यक्ति थे वो, अक्षांश गुप्ता नाम है उनका। उन्होंने मुझे जेएनयू के बारे में बताया, मुझसे पूछा कि क्या करते हो। मैंने बताया कि 12वीं फेल हूँ, यूपी बोर्ड से दोबारा से 12वीं की हुई है। ग्रेजुएट भी नहीं थे आप? नहीं, मैं उस समय ग्रेजुएट भी नहीं था। उन्होंने बोला कि आप जेएनयू आ जाइए, जेएनयू आके आप अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने एक होप दिया मुझे। मैंने उसके लिए कोशिश किया। मई में फर्स्ट एंट्रेंस मैंने दिया मई में, और एंट्रेंस देकर मैं अपने घर आ गया। मैं 20 मई 2017 को घर पे आया हूँ, और 25 मई 2017 को मुझसे जो मेरा बड़ा भाई था उसका एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, मुझसे जो 2 साल बड़े थे। मतलब एक दुख उसके बाद में एक और दुख। मतलब जब एक आपका दुख तो बड़ा था ही, आपके पिता का तो बहुत ही बड़ा दुख। कितने भाई थे आप? हम 3 भाई थे, अभी 2 हैं। तो एक बेटा इस हालात में, एक बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। 25 मई को वो ख़त्म हो गए। जून में जेएनयू का रिज़ल्ट आया। इतने उम्मीद और इतने सपनों के साथ में परीक्षा दिए थे कि अब कुछ हो सकता है ज़िंदगी का, लेकिन वो रिज़ल्ट आया, उसमें फ़ेल हो गए। उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। एक उम्मीद जगी थी, वो भी एकदम डूब गई। उसी समय मेरे फादर के हेल्थ बहुत ज़्यादा ही लो हो गई। उनको लीवर में स्टोन हो गया था। उनका एम्स में दिखाया, ट्रीटमेंट करवाया, और अगस्त तक आते आते उस समय अगस्त में मुझे ये लगा कि नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो कहीं से एक छोटा सा एक रोशनी का छेद होता है। एक रोशनी का छेद होता है, वहाँ से एक रोशनी आ जाती है। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। अब तक के इतिहास में, जेएनयू के इतिहास में एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 बार ही हुए हैं 1 साल में। दोबारा एग्ज़ाम हुआ, मुझे पता लगा, मैंने जी जान लगा दिया। 3 महीने मैंने बहुत मेहनत की। मैं उस मेहनत को बता नहीं सकता हूँ। और नवंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया, जनवरी में रिज़ल्ट आया, और उसमें रूसी भाषा में जेएनयू के लिए मैं सेलेक्टेड हुआ। उस समय मन में उम्मीद जगी कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। 2018 में जेएनयू पहुँचे। जेएनयू में रूसी भाषा से अपनी बैचलर की स्टडी स्टार्ट की। उसी समय पता लगा कि यूपीएससी कुछ होता है। यूपीएससी के बारे में जाने 2018 में लोगों ने बताया कि आप यूपीएससी के ज़रिए एक अधिकारी बन सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं। ज़िंदगी आपकी ख़त्म नहीं हुई। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, और मैंने वही हर बार की तरह वो एक रोशनी, उसी को देखते हुए यूपीएससी की तैयारी शुरू की। इंटरव्यू करने आ रहा तो आपके लिए मैंने शायरी सर्च की जी, जो आपने अभी बताया रोशनी वाला, उसी के ऊपर ये शायरी है। 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ उठे जी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बिल्कुल। तो आपकी जो कहानी है जी, वो पूरे इस शायरी को पेश करती है। शायरी लगता है आपके लिए ही बनी। जी। तो फिर तैयारी आप 18 से करने लगे? जी, 2018 पहला अटेम्प्ट कब दिया आपने? मैंने 2018 से रूसी भाषा की पढ़ाई शुरू की। 2019 में आपको शायद याद होगा, जेएनयू में एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में एक आइडिया तो जैसे ही जेएनयू में घुसे, महीने 2 महीने में ही पता लग गया कि यूपीएससी के बारे में
करना है, लेकिन फिर भी वो एक अपने आप को बिल्डअप करने में थोड़ा समय लगता है। 2019 का जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में मुझे निकलने का मौका मिला, क्योंकि ये एक ऐसा, मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि मैं जब भी किसी के सामने जाता था तो बड़ा हेजिटेशन होता था, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, पानी नहीं पी सकते हो, खाना नहीं खा सकते हो, बहुत अलग अलग बातें होती हैं। माँ बेचारा, हाँ, दया वो बात, बेचारा, सिंपैथी। लेकिन लेकिन आदमी कर ही क्या सकता है। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट हुआ, उस समय मैं बाहर निकला अपने रूम से, लोगों से मिला, तो एक उम्मीद बनी, एक हेजिटेशन था, वो निकला। फिर मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया और लगातार लाइब्रेरी में 3 साल गया। 3 साल लाइब्रेरी मेरा, सुबह जाना, क्लास करना, क्लास के बाद आना, खाना खाना, फिर लाइब्रेरी चले जाना, फिर रात को 3-4 बजे ही वापस आना। ये रूटीन मेरा 3 साल चला और 2022 में मेरा एमए का 1 साल भी कंप्लीट हो गया था। एमए सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने यूपीएससी का फॉर्म फिल किया, पहला 2022 में, सॉरी 2021 में मैंने अटैम्प्ट दिया, उसमें फेल हो गया, नहीं क्लियर हुआ। इधर 2022 में मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया, एमए का सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, दोबारा अटैम्प्ट दिया, मेहनत की, लेकिन ये भी था मन में कि अगर नहीं क्लियर हुआ, एक बार दिया, क्लियर नहीं हुआ, दोबारा होगा नहीं होगा ये पता नहीं है, तो इधर जीआरएफ भी करना है, क्योंकि अगर जेएनयू जाएगा तो फिर क्या रहेगा हाथ में। जीआरएफ की भी तैयारी की, यूपीएससी की भी तैयारी की, कोचिंग कभी की नहीं, क्योंकि मटेरियल्स जो भी था यूपीएससी से रिलेटेड सब लाइब्रेरी में अवेलेबल है। जेएनयू का माहौल था, सीनियर्स थे गाइड करने के लिए, बैचमेट्स थे सपोर्ट करने के लिए। फाइनली जब 2023 में मई के महीने में जीआरएफ भी क्लियर हुआ मेरा, यूपीएससी भी क्लियर हुआ 917 रैंक के साथ में, और एमए और उसी भाषा में कंप्लीट हुआ। तो ये 3 कामयाबी मेरी मई 2023 में मेरे सामने आई, बहुत खुश हुआ। यानी 6 साल का जो दर्द था पहली बार, या तो एक खुशी जो जेएनयू एडमिशन हुआ जी, और दूसरी यानी कि सबसे बड़ी खुशी जिस कारण आप जेएनयू गए थे, जी 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 6 साल बाद आपको और आपके परिवार को मिले। जी। जब वो दिन आया मई का, आप सफल हुए, एक बहुत बड़े अंधकार के बाद में, ग्रहण के बाद में सूरज दिखा, जैसा कि आपका नाम सूरज है, और वो सूरज जो ग्रहण में छिपा हुआ था वो चमका, और जिसकी रोशनी पूरे प्रदेश, पूरे देश ने देखी, और पूरी दुनिया के लिए आप मिसाल हैं, क्योंकि जब जब ऐसी कहानियाँ आएंगी तब सूरज तिवारी की कहानी ज़रूर आएगी। लेकिन जहाँ आदमी ये देखता है कि जब परिस्थिति कहता है अरे भगवान का दिया है, भगवान ही चाहता था ऐसा हो गया, लेकिन क्या लगता है आप अधिकारी बन गए उस समय भी 23 में, उसके बाद भी आप लगे रहे कि हमें और बड़ा अधिकारी बनना है? संतुष्टि नहीं थी क्या कि आपको दिखाना था कि मैं सबसे बड़ा अधिकारी बनूंगा? जी, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आईएएस का सपना जो सभी देखते हैं, रिज़ल्ट आया तब उस समय ये चीज़ क्लियर था कि मेरा आईएएस हो रहा है, क्योंकि मेरिट में मेरा सेकंड नंबर था और 2022 की वैकेंसी में 2 सीट आईएएस की थी। तो उस समय मेरे माइंड में ये क्लियर था कि आईएएस क्लियरली हो रहा है, तो दोबारा क्यों ही एग्ज़ाम देना जब आईएएस सबसे बड़ा पोस्ट है, हम सब लोग मानते हैं। 2 महीने जब वेट किया, सर्विस अलोकेशन जब आया तब उसमें मुझे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अलोकेट हुआ। मैंने इस चीज़ की जानकारी ली, तब मुझे पता लगा, जब सर्विस अलोकेशन का आया तो उसमें मुझे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अलोकेट हुआ। जब मैंने इसकी जानकारी ली, डीओपीटी में जाके पता किया, तो मुझे मालूम हुआ कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट, देयर आर 2 क्राइटेरियाज। तो उन दोनों क्राइटेरियाज में एक आईएएस के लिए कुछ सर्टेन फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिया गया, जैसे कि चलना है ना, झुकना है, मुड़ना है, ये दीज आर सम रिक्वायरमेंट। और मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट सिर्फ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए ही सूटेबल हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये हमको जस्टिफिकेशन दिया। कुछ लोगों ने मुझे कोर्ट जाने का भी सजेस्ट किया कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, कैट में जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, डायरेक्टली
सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आपका राइट वॉल्यूशन हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई समझदार मिल ही जाता। उन्होंने बोला कि कोई मतलब नहीं है, 8-10 साल अपनी ज़िंदगी के वेस्ट करोगे, तो लाइफ में अचीव करना चाहते हो जिसके लिए मेहनत की वो भी नहीं कर पाओगे। तो विवाद में मत फंसो, एक नई लकीर खींचो। विवाद में फंसो नहीं, और अभी आप अपना ट्रेनिंग करो, जो सर्विस एलोकेट हुआ है उसको अपना 100% दो। मैं बात मान गया, मुझे इस बात थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत लगी। मैंने सर्विस ज्वाइन किया, 3 महीना अपना फाउंडेशन का कोर्स लवासना में कंप्लीट किया। फिर IMC आ गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, दिल्ली में मेरा बाकी 18 महीने का ट्रेनिंग था, वो हुआ। 2024 आया तो उसमें नोटिफिकेशन देखा मैंने, तो उसमें रूल चेंज हो गए थे। रूल चेंज हुए तो मेरे मन में वही आया कि मौका मिला है तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैंने 2024 में प्री दिया, क्लियर हुआ नहीं, अब कोई बात नहीं, अगली साल 2025 में मैं फिर दूंगा। ट्रेनिंग के साथ साथ ही पढ़ते पढ़ते 2025 में मैंने दोबारा से प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और फाइनली 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया और मैंने दोबारा से UPSC 943 रैंक के साथ में क्लियर किया। तो इस बार पूरी उम्मीद है? इस बार उम्मीद तो है कि सभी चीज़ें आसान हो गई हैं, और लगता भी है कि जो चाह रहे थे IAS वही होगा। पिताजी का क्या कहना, परिवार का? पिताजी, पिता का रोल बहुत बड़ा। घर वाले बहुत खुश हैं, वो तो मेरी पहली कामयाबी से ही अत्यंत खुश हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली जहाँ एक सिपाही की नौकरी, लेखपाल की नौकरी बहुत बड़ी मानी जाती है। जी, जी, लोग कहते हैं राजा हो गया, वहाँ आप इतने बड़े अधिकारी बन गए, वो भी इस हादसे के बाद में। तो परिवार वालों का तो अलग ही, उनको तो लगता, और अगर तुम बेवजह परेशान हो तो और मत पढ़ो। अब वो लोगों ने अभी भी, जैसे अभी सर्विस एलोकेशन क्लियर नहीं हुआ, तो सबका कहना ये कि अब हो गया, जो ये है जो मिल जाए उसमें रहो, खुश रहो, अब ज़्यादा अब इस एरिया में मत जाओ, कुछ और ट्राई करो। तो ये जो भी है वो फाइनल है ही। इसके बाद में मैं अब आगे ओलंपिक्स के लिए सोच रहा हूँ। ओलंपिक्स में मैं पैरा ओलंपिक्स में मैं स्विमिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्विमिंग कर लेते हैं? जी, मैं स्विमिंग करता हूँ, तो स्विमिंग में मेरा जाने का मन है। अच्छा, ये सब आपने हादसे के बाद सीखा कि पहले भी स्विमिंग आप करते हैं? नहीं, हादसे के बाद। हादसे से आपने एक नया सूरज तिवारी पैदा किया। हादसे से पहले आपको बताऊं, मामूली साधारण मिडिल क्लास और सा सूरज तिवारी जो परिवार के लिए सोचता है कि पैसे आए, घर बने, शादियां हो भाई की बहन की, और उसके बाद में वो सूरज तिवारी से इस संसार का हर वो काम करना था जो सबसे कठिन माना जाता है। आपने स्विमिंग भी सीखी। अच्छा, इन सब आपने JNU का जिक्र किया जी, और आपकी सफलता के पीछे 2 लोग जो आपने नाम बताया, अक्षत गुप्ता, अशांक गुप्ता, और JNU का बहुत बड़ा योगदान जी। लेकिन JNU को लेकर जो आम तौर पे माइंडसेट बनाया गया, विचारधारा बनाई गई कि वहाँ सब लोग प्रदर्शनें करते हैं, बुढ़ापे तक पढ़ते रहते हैं, इधर उधर की बकवास करते हैं और सिर्फ गालियां ही देते हैं, कभी ब्राह्मणवाद पे, कभी सरकार को, कभी किसी को, कभी धर्म को। क्या हकीकत है ये? मैं आपके इस सवाल के 2 जवाब दूंगा, एक छोटा जवाब, एक बड़ा जवाब। छोटा जवाब तो ये है कि JNU जैसा आपने बताया, मैं नहीं जानता कि आप कैसा उसको समझते हैं। नहीं, जो माइंडसेट की बात मैंने की, क्योंकि मैं भी पढ़ा नहीं हूँ तो मैं उससे बता नहीं सकता। मैं वही बता रहा हूँ ना। तो छोटा जवाब ये है कि आई एम JNUT, मैं JNU का छात्र हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, और एक बार नहीं 2 बार मैंने UPSC क्रैक किया हुआ है। ये छोटा सा जवाब है। एक JNU की अगर आपको झलक देखनी है तो स्विमिंग भी आपने वहीं सीखी? हाँ, वही मैंने दिल्ली में रहते हुए सीखी है, JNU के छात्र रहते हुए। बड़ा जवाब ये कहूँगा कि JNU को अगर आपको समझना है तो आपको JNU के अंदर जाना पड़ेगा। JNU के अंदर जब आप गंगा ढाबा पर बैठ कर रात के 2 बजे जब चाय पिएंगे तो आपका वहाँ का माहौल समझ में आएगा, देश दुनिया में चल रही गंभीरताओं के बारे में आप समझेंगे। मैं इस बात को मानता हूँ, वहाँ 1000 विचारधाराएँ हैं, हर किसी की अपनी विचारधारा है, लेकिन सत्यता ये है कि हर विचारधारा आपको सवाल करना सिखाती है, हर विचारधारा आपको उठना सिखाती है, हर विचारधारा आपको
खड़े होना सिखाती है। और वही मैंने JNU में सीखा। मैं खड़ा भी हुआ, मैंने सवाल भी किया, उनका जवाब भी लिया। और जो सबसे बड़ी बात जो JNU भविष्य देता है, आज आप ब्यूरोक्रेसी में ही देखिएगा, कम से कम नहीं तो मोर देन 50% एम्प्लॉय आर फ्रॉम JNU इन ब्यूरोक्रेसी ओनली। आप हमारी टॉप कैबिनेट देखिए, वहाँ 2 मिनिस्टर, ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, बोथ आर फ्रॉम JNU। अब लीडरशिप में आइए, वहाँ आपको JNU दिखाई देगा। आप पॉलिटिक्स में आइए, वहाँ JNU दिखेगा। आप जुडिशरी में जाइए, वहाँ JNU दिखेगा। गुप्ता जी का जैसे आपने जिक्र किया, उन्होंने बताया कि JNU में आप पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, और आपको कभी ये झेलना नहीं पड़ेगा कि आप ऐसे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे कॉलेज हैं देखिए लोग दूसरी भावना से देखते हैं। जी जी जी। JNU में आपको कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ। आपने बताया कि JNU से आपको सपना देखने की ताकत मिली, सवाल पूछने की ताकत मिली। आपसे भगवान ने भले पैर छीन लिए, लेकिन JNU ने आपके अंदर वो ताकत पैदा की कि आप खड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। JNU का आप जब आप जाएंगे ना JNU, तो आपको वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं अब मोटाई व्हीलचेयर यूज़ करता हूँ, और JNU का शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर मैं खुद से बिना किसी के मदद से जा नहीं सकता। लाइब्रेरी आपकी 13 फ्लोर की लाइब्रेरी है। मैं 13 फ्लोर तक जाता हूँ, और जिस फ्लोर पर जाना हो वहाँ जाता हूँ, जो पढ़ना है वो पढ़ता हूँ, जिस बिल्डिंग में जाना हो उस बिल्डिंग में जा सकता हूँ, जिस प्रोफेसर से मिलना हो मैं उससे मिल सकता हूँ, डीन से मिल सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं इवन BC से भी मिल सकता हूँ। ये वहाँ का आप स्ट्रक्चर है। अभी आप इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आपका कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन व्यवस्था है, मतलब तो ओके, विरोध क्यों करते हैं जब विरोध अच्छी चीज़ों का तो हमेशा से नहीं JNU के छात्र लोग हमेशा क्यों विरोध करते हैं? भाई इतनी अच्छी व्यवस्था है, फिर उन्हें बाकी लोगों से दिक्कत। तो मैंने आपको बताया ना कि वो सवाल कर रहे हैं। अच्छा। सवाल कर रहे हैं, संवैधानिक सवाल कर रहे हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है, वो JNU सिर्फ वहाँ के बच्चे ही तो सवाल नहीं कर रहे हैं, वो सबके लिए सवाल कर रहे हैं। JNU का एक पक्ष ये जो सूरज तिवारी जी बता रहे हैं कि JNU ने उन्हें वो ताकत दी जिससे वो सपना देख सकें कि वो अफसर बन पाएंगे, और उन्होंने बन के दिखाया। इनका कहना है कि JNU में इन्हें कभी नहीं लगा कि भगवान ने इनसे उनके कई कीमती चीज़ें छीन ली हैं जी। और बाकी बात करें, बड़ा लंबा गैप होता है, 6-7 साल 5 साल। आदमी तो 1 महीना अभी कमरे में एक रह जाए और कोई ना रहे, क्योंकि आप अमीर परिवार से नहीं थे, नौकर चाकर भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आदमी को लगता है कि यार बताइए जीवन ऐसा है। तो आपको नहीं लगा कि क्या यार पढ़ लिख के क्या करेंगे? अब जब भगवान ही हमसे दुखी है, तो भगवान अगर हमसे हमारी आधी ज़िंदगी मतलब हमसे हमारी खुशी छीन ली, तो हमें वो पास कैसे करेगा? भगवान को मानते हैं आप? मैं आपको बताऊं कि मैं ब्राह्मण फैमिली से आता हूं। और जब मैंने 2012 में पहली बार 2012 मेरा 12वीं की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 में मैंने 12वीं अपना किया है, उसमें फ़ेल हो गया था। फ़ेल होने के बाद में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं कि आगे हायर स्टडीज़ के लिए जा सके, BTech वगैरह कर सकें। तो मैं प्राइवेट जॉब करने के लिए मुंबई चला गया। मुंबई में 1 साल जॉब किया, नॉर्मल जैसा हम सब लोग काम करते हैं, यूपी और बिहार से जो लोग जाके काम करते हैं। मैं ज़िंदगी के बस उन पहलुओं को बता रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी के हर पहलू को, एक्सीडेंट के बाद भी ऊंचाइयों पर गया हूँ और एक्सीडेंट से पहले भी ऊंचाइयों पर गया हूँ। तो मुंबई गया, वहाँ जाकर मैं एशियन प्लास्टिक्स में मैंने जॉब किया। वहाँ 1 साल मैंने जॉब किया। फिर लगा कि नहीं, बिना हायर स्टडीज़ के आप कंपनी में भी ऊपर जा नहीं सकते हो। तो फिर मैं वापस आया। वापस आकर फिर मैंने 12वीं यूपी बोर्ड से किया, और इसी बीच में जो आचार्य होता है, मैंने आचार्य किया। मैं करीब 1 साल मैंने आचार्य को स्टडी किया, और 2015 तक 2 साल पूरे क्षेत्र में, आप मैनपुरी कभी जाइएगा तो पूरे क्षेत्र में कथा हो गई, शादी हो गई, हवन हो गई, पूजा हो गई, तो ये सब कंठस्थ से मुझे हुआ। 2014 में जब वो भी सब करके देख लिया, भगवान को बहुत मान लिया, भगवान की बहुत पूजा कर ली, और अंततः मालूम ये हुआ कि ईश्वर सिर्फ आपके अंदर है और कहीं नहीं है।
आप अगर खुद पे भरोसा करते हैं तो ईश्वर आपके साथ है, और आप खुद पे भरोसा नहीं करते तो ईश्वर आपके साथ नहीं है। ये मेरा मानना है। 2015 में दिल्ली आ गए, सोचे दिल्ली में जॉब करेंगे। दिल्ली जॉब किए 2 साल। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मैंने व्यवस्था बना ली थी अपनी, यार दोस्त भी थे, नौकरी भी अच्छी थी। उस समय भी 20-25 हज़ार रुपये आराम से कमा रहे थे। हादसा हो गया अचानक। हादसे के बाद में कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करेंगे। हादसे के बाद आपने कोसा कि एक अदृश्य शक्ति को कि बताइए आपने क्या और क्या कर दिया? मैंने कभी किसी को कोसा नहीं, आपको दिल की बात कभी बताऊं। नहीं कोसा। मैं कभी किसी को कोसता नहीं। लोगों का 10,000 का घाटा हो जाता तो कहते हैं भगवान ने नुकसान करा दिया। मैं कभी भगवान को भगवान नहीं मानता हूँ। मैं जानता हूँ भगवान मेरा एक दोस्त है जो मुझे एक अच्छी एडवाइस देता है, दोनों सही और Confidence गलत, देता है। सही और गलत। और वो कहता है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो फैसला तुम ले रहे हो उसमें मैं साथ हूँ। तो जब ये बात मैं जानता हूँ कि मेरा भरोसा, मेरा लिया हुआ फैसला मेरे साथ, मैंने अकेले नहीं लिया, मेरे भगवान भी मेरे साथ है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो फिर किताबें बची हैं तो किताबों में दिमाग लगाया। बताया ना कि पहला एंट्रेंस फेल हो गया। अगर भगवान साथ में है, पहला इंटर्न फेल हुआ, फिर पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, पहला अटेम्प्ट फेल हो लेकिन गया। सेकंड में यार तो ये ना कि भगवान अगर है तो वो मेरे साथ है। अच्छा वो आपको गिरा रहा है फिर उठा रहा है, फिर गिरा रहा है फिर उठा रहा है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आमतौर पर यूपीएससी क्रैक जब जो अभ्यर्थी होते हैं उनसे इंटरव्यू लोग लेते हैं तो यही पूछते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई की, क्या किया। आपने सब बता दिया। और यूपीएससी के अभ्यर्थी ने क्या पढ़ाई की सब जानते हैं कि लगभग 24 घंटे में वो 10-12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ता ही रहा होगा। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है, कोई 6 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई किसी तरह से पढ़ता है। लेकिन अगर आप एक संदेश उन युवाओं को देना चाहें कि जो छोटी छोटी चीज़ों में रंग काला होने से, बाल ना रहने से, पतला होने से, मोटा होने से, जो अपने आप में कॉन्फिडेंस उनको नहीं रहता है और अपने लक्ष्य से अलग हट जाते हैं, इनके लिए आप क्या संदेश दें? मैं यही कहूँगा कि जीवन की जो सत्यता है वो ये है कि वो आपको एक ही बार मिला है। और सत्यता ये भी है कि आपके पास 24 घंटे ही है। अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं। बुद्धा ने भी बोला है अपदीपो भव, खुद का दीपक स्वयं बनो। मुझे क्या करना है? आपने जर्नलिज्म चूज़ किया, आपके दिल ने आवाज़ दी कि मुझे जर्नलिज्म करना है। यू आर बेस्ट इन जर्नलिज्म। मेरे अंतर्मन ने आवाज़ दी कि नहीं सूरज, यू हैव टू डू समथिंग। मैं वो सूरज था जो लाखों हज़ारों काले बादलों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन उस छोटी सी रोशनी ने मुझे उम्मीद दी और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं यही कहूँगा युवाओं से, पहले अपने गोल को पहचानो कि करना क्या है। एग्जैक्टली मुझे ये करना है, ये चीज़ चाहिए मुझे, फिर उसके रास्ते आप बनाइए। कोई आपको आके नहीं बताएगा कि आप 4 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, या बिल्कुल मत पढ़ो, या दोस्तों से बात करो, मत करो, खेलो। उसी 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ने वाला चपरासी भी बनता है, ऐसी क्लास बनता है, और उसी 24 घंटे पढ़ने वाला IAS भी बनता है। एग्जैक्टली समय तो वही उतना ही है ना। अगर मेरे गोल डिफाइंड होंगे, हाँ भाई मुझे पता था, मेरा एक बार सिलेक्शन हो गया था, मैं सर्विस में आ गया, बैठा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे मन में हमेशा रहा कि नहीं, जो गोल मैंने लिया था वो कहीं ना कहीं बाकी रह गया है। और उस गोल के चलते रास्ते भी बनते, लेकिन ईश्वर था तो उसने रास्ते भी खोले। तो खेल के अलावा और क्या आगे भविष्य में आप करने वाले हैं? क्योंकि अभी फ़िलहाल में तो मेरा पैरा ओलंपिक्स का, मैं अगर सिलेक्शन होता है और ट्रेनिंग में जाता हूँ तो 2 साल तो मैं पहले अपनी पूरी ट्रेनिंग प्रॉपर करूँगा। उसके बाद में आगे 2-3 साल बाद पैरा ओलंपिक्स के लिए तैयारी करूँगा और स्विमिंग में गोल्ड लेके आऊँगा इंडिया के लिए। फिर देखते हैं आगे, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आप पहले राइट हैंडेड थे लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंड से मैं पहले लिखता था। अब लेफ्ट से सब काम करते हैं? हाँ, अभी मैं लेफ्ट से अपने मोस्टली सारे काम ही करता हूँ। लैपटॉप चलाना है आपने अपना इसीलिए कहते हैं अगर आपका जो आपने कहा लक्ष्य क्लियर हो, तो जो संसाधन है वो मायने नहीं रखते, आप किसी भी चीज़ को अपना संसाधन बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग देखिए लिख नहीं पाते हैं, इधर से लिखते हैं राइट हैंड से लेफ्ट से, आपने पूरा हथियार बना लिया बाएं हाथ को। बिल्कुल, मैंने अपने सारे एग्ज़ाम JNU के अपने हाथ से लिखे। अच्छा। UPSC की तैयारी पूरे अपने सारे नोट्स अपने हाथ से बनाए। ऑफिस का सारा काम जो भी है
सारा खुद से करता हूँ। आप करना चाहते हैं, कहते हैं ना कि हमारे पास 5 सेंस है, लेकिन एक 6 सेंस हम हर किसी के पास होता है, जो दिखता नहीं हो, किसी का सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। वो आपको उम्मीदें देता है, हौसला देता है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और हम चाहते हैं कि आपका जो सपना है उस कुर्सी तक आप पहुँचें, और भी बाकी जो उड़ान आपके मन में है, जो आपके दिमाग में है, उतना आप उड़ सकें, उतना आप सफल हों और समाज में आप पहले से मिसाल हैं, और एक ऐसी मिसाल बने जिससे जो युवा ही नहीं, जितने भी वर्ग के लोग हैं जो परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं और या फिर लक्ष्य विहीन हो चुके हैं, उन्हें लगे कि नहीं, अगर सूरज तिवारी इस हालात में कर सकते हैं तो भगवान की दुआ से या भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत